गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का विजन कॉम्पिटिटिव के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के लोग क्लास होगी आपकी एसएससी कांस्टेबल जीडी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। Subscribe for more और क्लास content. आपकी हिस्ट्री का जो मॉडर्न वाला पार्ट है जो गांधी जी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो गांधी जी से रिलेटेड आते हैं। तो आज की जो क्लास होगी हम गांधी जी को डेडिकेट करेंगे और एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जाम है उसको डेडिकेट करेंगे। क्लास है आप स्टार्टिंग है आपका गांधीयन पीरियड यानी गांधीयन एरा। गांधी जी का जन्म 1869 गुजरात के पोरबंदर में होता है। पर गांधी जी का भारतीय राजनीति में जो एक तरीके से रेवोल्यूशन शुरू होता है, क्रांति शुरू होती है, वो 1915 के आसपास शुरू होती है। तो गांधी जी जो हैं 1915 में आते हैं, 1915 में आते हैं और 1948 तक का इनका जीवन रहता है। 1948 में जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी को गोली मारी जाती है, जिससे गांधी जी की डेथ हो जाती है। पर इससे पहले यह समय है आपका 1915 से लेकर 1948 तक का समय, ये गांधीयन एरा यानी गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम में जब हम एग्जाम टाइम में उस दिन बैठे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इस वाले जो पोर्शन है इससे आ जाए। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपके लिए रहेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका गांधी जी वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2। गांधी जी का जन्म कब होता है? अक्टूबर 2 के अंदर होता है। और कब होता है? 1869 के अंदर। कहां पर होता है? पोरबंदर। पोरबंदर कहां पर है? गुजरात के अंदर है। और पोरबंदर में भी एक गांव था, छोटा सा तहसील, जिसका नाम था काठियावाड़। तो काठियावाड़ में इनका जन्म होता है। इनके जो फादर थे उस समय के दीवान हुआ करते थे, ठीक है। और इसके बाद में 1898 में गांधी जी कहाँ चले जाते हैं? अफ्रीका चले जाते हैं। अफ्रीका जो गांधी जी जाते हैं वो एक्चुअल में किस पर्पज से जाते हैं? तो गुजरात के एक व्यापारी हुआ करते थे, दादा अब्दुल्ला। तो गांधी जी जब बैरिस्ट्री करके इंग्लैंड से वापस आते हैं 1892 में, तो जो दादा अब्दुल्ला होते हैं अपने केस की कुछ पैरवी के लिए उनको अफ्रीका में भेजते हैं। तो अफ्रीका में एज ए वकील बन के जाते हैं वो, पर वहां से एज ए लीडर बन के वापस आते हैं। तो दादा अब्दुल्ला के कहने पर ही साउथ अफ्रीका जाते हैं गांधी जी। और वहां जाकर गांधी जी जो है कुछ मोमेंट्स स्टार्ट करते हैं। उन्हीं मोमेंट्स में गांधी जी जो है सबसे पहले एक पेपर है जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन, इस इंडियन ओपिनियन को जारी करते हैं। इसके बाद में वहां पर सिविल डिसओबीडियंस नाम का एक मूवमेंट चलाते हैं। इसी को फर्स्ट सत्याग्रह भी बोला जाता है। और एग्जाम में कई बार मैक्सिमम टाइम यह बात पूछ ली भी जाता है कि गांधी जी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह का इस्तेमाल कहां पर किया गया था। तो गांधी जी फर्स्ट टाइम सत्याग्रह का जो यूज करते हैं वो कहां पर करते हैं? आपका अफ्रीका के अंदर, ठीक है। अफ्रीका के अंदर करते हैं। तो ये सत्याग्रह एक्चुअल में हुआ क्या था? तो हुआ क्यों था ये? तो जो इंडियंस थे, तो इंडियंस के लिए वहां के सुप्रीम कोर्ट में वहां की सरकार ने कुछ लॉ बनाए हुए थे कि अगर जिनका भी सर्टिफिकेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका जो सेटलमेंट के डॉक्यूमेंट्स थे वो जो कुछ टाइम पीरियड के लिए ही फिक्स किए गए थे, वो टाइम पीरियड पूरा हो चुका था। तो ऐसे इंडियंस पे 3 पाउंड का कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया गया। इसके अलावा जो हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू जो मैरिजेस हुई थी उस समय, जो मैरिजेस की गई थी हिंदू मुस्लिम्स में, तो ब्रिटेन की जो सरकार थी उस समय, जो कि आपकी अफ्रीकन गवर्नमेंट के रूप में जानी जाती है, उन्होंने एक लॉ पास करा कि जितनी भी मैरिजेस है अगर वो क्रिश्चियनिटी पर बेस्ड नहीं है तो सारी की सारी जो मैरिजेस है उनको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो इसी का विरोध करने के लिए गांधी जी ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया उसी को बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद में गांधी जी ने 1910 में टोल्स्टॉय फर्म भी बनाया। गांधी जी ने 1910 में एक फर्म की भी स्थापना करी थी और इस फर्म का नाम क्या था? टोल्स्टॉय फर्म, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है आपका गांधी जी भारत आते हैं। तो गांधी जी अफ्रीका में सब कुछ कंप्लीट करके भारत आते हैं, भारत एंट्री होती है उनकी। और 1915 जनवरी 1915 में गांधी जी वापस आते हैं। और 1915 से लेकर 1948 तक ये भारत के अंदर अलग अलग लेवल पर मूवमेंट चलाते हैं, अलग अलग लेवल पर सभाएं करते हैं, ठीक है। और कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी यही बनते हैं। तो गांधी जी का जो भारत के अंदर एक तरीके से पीरियड स्टार्ट होता है वो होता है 1917 वाला। एक्चुअल में गांधी जी फर्स्ट टाइम एक्टिव यहीं पर होते हैं। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो कि 1917 में होता है। चंपारण कहां पर था? बिहार के अंदर था। तो होता क्या है कि चंपारण के अंदर एक सिस्टम चला हुआ था, तीन खटिया। तीन खटिया का मतलब होता है कि जो वहां के फार्मर्स थे उनको अपनी जमीन का 3/20 भाग पर, 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी, जिससे कि नील की खेती करने से पूरा जो जमीन होती है बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे में लोगों के ऊपर टैक्स बहुत लगा हुआ था। नील की खेती करने से उनकी 3/20 भाग पर जमीन खत्म हो रही थी। तो
इन सबको देखते हुए चंपारण के एक लोकल लीडर थे, ठीक है, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था उनका? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को इनवाइट करते हैं, गांधी जी को मैसेज करते हैं कि आप आइए और हमारी मदद कीजिए। तो गांधी जी फर्स्ट टाइम बिहार के चंपारण में एंटर होते हैं और चंपारण सत्याग्रह को स्टार्ट करते हैं और फाइनली जो 3/20 भाग पर नील की खेती करी जा रही थी इसको स्टॉप कर देते हैं और जो 3 कठिया सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये पूरे तरीके से समाप्त करा देते हैं। तो गांधी जी फर्स्ट टाइम भारत के अंदर अपने आप को पॉलिटिकली एक्टिव कब करते हैं? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान करते हैं। इसके बाद में दूसरा पॉलिटिकल एक्शन जो था इनका, तो वो था इनका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। गांधी जी जाते हैं अहमदाबाद के अंदर और जैसे ही अहमदाबाद में एंटर होते हैं तो इनका सामना होता है अहमदाबाद के मिल मजदूरों से। उस समय के जो मिल मजदूर थे वो हड़ताल पर बैठे हुए थे, स्ट्राइक पर बैठे हुए थे। कारण बस ये था कि उस समय एक बीमारी आई हुई थी प्लेग की। तो प्लेग डिजीज के कारण उस समय के जो मजदूर थे वो 50% की बोनस की मांग कर रहे थे, पर जो मिल मालिक थे वो उस समय 25% का बोनस देना चाह रहे थे। पर गांधी जी के एंटर से ये तो 50% और 25% वाला कंसेप्ट है, इसको खत्म करते हुए गांधी जी ने मिड वे निकाला और बीच का रास्ता निकालते हुए 35% के बोनस पर मजदूरों को भी और जो मिल मालिक थे, मिल होल्डर्स, उनको भी एग्री कर लिया। और फाइनली जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है इसको खत्म करा। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब होती है? मार्च 1918 में होती है। आपको एग्जाम के पर्पज से चीजें याद रखनी है कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह किस डेट में हो रहा है और कहां हो रहा है और मोटिव क्या है उसका, ठीक है। इसके बाद में गांधी जी तीसरे मोमेंट में एंटर करते हैं, इसका नाम होता है खेड़ा। खेड़ा मोमेंट जो है गांधी जी का, ये भी आपका 1918 में ही होता है। ये भी 1918 में हो रहा है, ये भी 1918 में हो रहा है, बट ये मार्च में हो रहा है। और ये कब हो रहा है आपका? ये हो रहा है आपका सितंबर में। तो आपको ना ये चीजें ही याद रखनी है क्योंकि ये कॉमन चीजें ही होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है मैक्सिमम टाइम। क्योंकि आपको सीक्वेंस में दे देगा मैचिंग कॉलम्स में और मैचिंग कॉलम में आपको करना होगा कि पहले कौन आ रहा है। तो अगर आप सीरियल वाइज देखें तो पहले आपका अहमदाबाद आता है, उसके बाद आपका खेड़ा सत्याग्रह आता है। ये क्योंकि सितंबर 1918 में हो रहा है, ये कब हो रहा है? मार्च 1918 के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी एंटर करते हैं खेड़ा सत्याग्रह के अंदर। और खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी का फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है भारत के अंदर। पहला भारत के अंदर गांधी जी का असहयोग आंदोलन जिसको हम बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी का कब स्टार्ट होता है? ये होता है खेड़ा सत्याग्रह के दौरान। इसमें होता क्या है? खेड़ा जो कि गांव था उस समय, वहां पर वहां के जो कुछ फार्मर थे, उस समय ड्रोट यानी जो सूखा पड़ने के कारण वहां की फसल पूरी बर्बाद हो गई थी। तो इसी फसल के बर्बाद होने से जो लगान लगाया हुआ था अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर, तो नियम तो ये कहता था कि अगर किसी भी कारण से अकाल पड़ने से, ड्रोट वाली सिचुएशन होने से अगर आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप यानी जो आपकी फसल है पूरी पर बर्बाद हो जाती है तो आपके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा उस साल टैक्स माफ कर दिया जाएगा। पर अंग्रेजों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करा और टैक्स फिर भी लगा के रखा। और जब टैक्स लगा के रखा तो जो किसान थे वो स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है। फार्मर्स ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चालू कर दिया। अब इस आंदोलन में एक तरफ ब्रिटिश सरकार खड़ी है, एक तरफ खड़े फार्मर्स, और बीच में एंटर करते हैं गांधी जी। गांधी जी ब्रिटिश सरकार को भी समझाते हैं, फार्मर्स को भी समझाते हैं और फाइनली जो टैक्स वाला सिस्टम था, क्योंकि अंग्रेज सरकार टैक्स लेने से मना नहीं कर रही थी, वो कह रहे थे कि हम टैक्स लेंगे लेंगे, फाइनली टैक्स वाला सिस्टम खत्म किया गया। और जो खेड़ा सत्याग्रह था इसमें गांधी जी की जीत हुई, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह कब होता है? सितंबर 1918 के अंदर। और पहली बार खेड़ा सत्याग्रह के अंदर गांधी जी से पहली बार एक फेमस फ्रीडम फाइटर मिलते हैं जिनका नाम था सरदार पटेल, ठीक है। सरदार पटेल फर्स्ट होम मिनिस्टर, भारत के पहले गृह मंत्री जो हैं वो सरदार पटेल ही हैं। और सरदार पटेल गांधी जी से कब मिलते हैं? तो सरदार पटेल गांधी जी से खेड़ा मूवमेंट के दौरान मिलते हैं। और खेड़ा मूवमेंट क्यों हुआ था? तो जो राजस्व था, जो टैक्स लगाया हुआ था अंग्रेजों ने, उसके खिलाफ ही अंग्रेज किसान जो है अंग्रेजों के अगेंस्ट चले जाते हैं, उसके विरुद्ध चले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रोलेट एक्ट, ठीक है। तीनों आपके इंसिडेंट हो जाते हैं, चंपारण हो जाता है, आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो जाती है, आपका खेड़ा सत्याग्रह हो जाता है। इसके बाद में भारत के अंदर एक नया बवाल स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं रोलेट एक्ट। तो होता क्या है? 1914 से लेकर 1918 तक भारत के दुनिया के अंदर एक वॉर चला था जिसको हम वर्ल्ड वॉर बोलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
पहला विश्व युद्ध हुआ है 1914 से 1918 तक रहा। और 1918 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर जो फ्रीडम एक्टिविस्ट थे उनकी एक्टिविटी पर कंट्रोल करने के लिए एक लॉ बनाया। उस लॉ को बोलते हैं रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को बिना दलील, बिना अपील और बिना दलील का कानून बोला जाता है। ठीक है। अब ये एक ऐसा कानून था जिसको कभी भी पकड़ के किसी भी इंसान को जेल में डाल दे और इस पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती थी। तो इसी एक्ट के थ्रू 1919 में हुआ क्या, ब्रिटिश सरकार ने जब अमृतसर वाले रीजन पर इसको स्टार्ट किया तो अमृतसर के दो फेमस लीडर जिनका नाम डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दो अमृतसर के लोकल लीडर हुआ करते थे। तो इनको रोलेट एक्ट में इनके ऊपर चार्जेस लगा के इनको जेल के अंदर डाल दिया। अब जैसे इनको जेल के अंदर डाला तो उस समय की जो जनता थी अमृतसर वाली पंजाब के अंदर, तो वो अगेंस्ट में आ गए और उन लोगों ने स्ट्राइक करनी स्टार्ट करी, सभाएं करनी स्टार्ट करी। तो जैसे स्ट्राइक और सभाएं स्टार्ट हुई तो अंग्रेज सरकार ने अमृतसर वाले इलाके में 144 जो आपका आईपीसी एक्ट है 144 धारा, उसको चालू कर दिया। और धारा 144 जहां लागू होती है वहां पर 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। पर हुआ क्या, उस समय जिस समय यहां पर धारा 144 उन्होंने लगाई उसी समय अमृतसर वाले रीजन में एक फेस्टिवल हुआ करता था जिसको आज भी लोग बनाते हैं, जिसको बोलते हैं लोहड़ी। ठीक है। क्या होता है लोहड़ी का फेस्टिवल। तो एक तो लोहड़ी का फेस्टिवल था तो लोग लोहड़ी बना रहे थे, बैसाखी बना रहे थे, बैसाखी का फेस्टिवल भी था। तो बैसाखी के फेस्टिवल के दौरान और दूसरा कुछ लोग वहां इकट्ठे हुए अपने लीडर को बचाने के लिए। और इसी बीच में अंग्रेजों को जब पता चला कि भाई ऐसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उस समय के गवर्नर, उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे आपके माइकल ओ डायर, लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर उस समय आदेश देते हैं कि भाई जाइए और भीड़ को हटाइए यहां से। माइकल ओ डायर उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे और उस समय जो पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे थे उनका नाम था जनरल डायर। तो जनरल डायर जो है वहां पर फायरिंग स्टार्ट करते हैं और जलियांवाला बाग मैसेक्रे होता है। और जलियांवाला बाग मैसेक्रे के अंदर लगभग 1000 लोग मारे जाते हैं। और इतने बड़े हत्याकांड के बाद में देश के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। और इसी अफरा तफरी के कारण गांधी जी जो हैं वो स्ट्राइक पे कर चले जाते हैं, आमरण अनशन करने लगते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड जैसी बड़ी उपाधि को त्याग देते हैं। और इसी का बदला लेने के लिए माइकल ओ डायर के कहने पे ही जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ था। और इसी का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह जो है, जो 1940 में इंग्लैंड में जाकर माइकल ओ डायर को मार देते हैं। और जब ये पकड़े जाते हैं तो ये अपना नाम क्या बताते हैं, राम मोहम्मद सिंह। एग्जाम में कई बार आता है। सरदार उधम सिंह जब 1940 में जब इंग्लैंड में पकड़े गए तो उन्होंने अपना नाम क्या बताया था, तो बनाया था राम मोहम्मद सिंह आजाद। ठीक है। तो माइकल ओ डायर को कौन मारता है, जलियांवाला बाग मैसेक्रे की हत्याकांड का बदला कौन लेता है, सरदार उधम सिंह लेते हैं। इसके बाद 10 अप्रैल 1919 को जब सैफुद्दीन किचलू पकड़े जाते हैं तो पूरा मैसेक्रे खत्म हो जाता है, पूरा इंसिडेंट हो जाता है। और इसके बाद एक कमीशन बनाया जाता है। उस कमीशन का नाम क्या था, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो है ये जलियांवाला बाग मैसेक्रे की इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाया जाता है। और इस इन्वेस्टिगेशन में होता क्या है कि जो जनरल डायर थे उनको दोषी माना जाता है, कल्प्रित माना जाता है, पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है। बट एग्जाम में आपके लिए क्या आता है, एग्जाम में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जलियांवाला बाग मैसेक्रे के बाद में कौन सा कमीशन बनाया गया, तो आप बताएंगे हंटर कमीशन बनाया गया। इस हंटर कमीशन में 3 इंडियंस को शामिल किया गया था ताकि हंटर कमीशन एक तरीके से प्योर लगे। तो इस हंटर कमीशन में सब पहले इंडियन थे सर चिमनलाल हरिलाल, दूसरे थे पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा। 3 लोग को ऐड किया गया था आपके हंटर कमीशन में। तो एग्जाम में बहुत बार आता है सरदार साहिबजादा, सरदार सर चिमनलाल और पंडित जगत नारायण। ठीक है। तो ये 3 नाम आप अच्छे से याद रखिएगा।